Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, बहुत सारे आर्टिकल आप लगातार देख रहे होंगे जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में लगातार लैंडस्लाइड्स और बारिश की वजह से पूरे के पूरे एरियाज़ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, बाढ़ वाली सिचुएशन आ चुकी है। इसी तरीके से हम अगर देखें तो आज बहुत सारी न्यूज़ आई हैं जो नॉर्थ इंडिया में जो मानसून की कंडीशन है उसके बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए एंड जीएस 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। देखिए, हर बार हमारे यहाँ मानसून आता है, मानसून का एवोल्यूशन यहाँ पर होता है, लेकिन हर बार ये जो मानसून का आप तरीका है वो देखेंगे, ये अपने आप में एक यूनिक होता है। इस बार का जो मानसून है ये थोड़ा सा डिले था, एक अनफोर्सीन इंटरेक्शन हमें देखने मिला जिसमें टाइफून्स और साइक्लोन के बीच में देखने मिला, जिसमें आपको पता होगा साइक्लोन बिपरजॉय इसी ऑनसेट के बाद यहाँ पर इमर्ज हुआ और लॉन्गर देन नॉर्मल डिले हमें यहाँ पर देखने मिला। एक्सपेक्ट किया जा रहा था बारिश थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता गया दिल्ली मुंबई जैसे जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर मॉनसून की वजह से ऐसी कंडीशन आ गई है कि फ्लड और लैंडस्लाइड की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या मॉनसून यहाँ पर जो मॉनसून है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए, आप देखेंगे जो मॉनसून का डिले हमें देखने मिला है, इसके बाद भी जो रेनफॉल है थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर रेनफॉल होना स्टार्ट हुई वेस्टर्न घाट्स के पास और जो दूसरे रीजन है जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर। एक सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि जो ये फॉरकास्ट है, जो फैक्टर्स हैं मॉनसून में हिम को लेकर वो कौन से थे। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून को इम्पैक्ट कर सकती है? जी हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मॉनसून के आने, उसके ऑनसेट होने को लेकर, मॉनसून के विड्रॉवल होने को लेकर, टोटल सीजनल रेनफॉल को लेकर और उसका एक्सट्रीम्स कितने रहेंगे इसको लेकर डिसाइड करने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट करता है साइक्लोन को इंडियन ओशंस में, लाइक इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक। जो एटमॉस्फेरिक ब्रिज यहाँ पर है फ्रॉम द आर्कटिक एंड द ओशनिक टनल एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक ब्रिज फ्रॉम द सदर्न ओशन। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक विंड है ये कहीं ना कहीं ओशनिक रीजन से कनेक्ट है और ओशन के वार्म होने या ठंडे होने की वजह से ही आप देखेंगे लो प्रेशर या हाई प्रेशर की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल का गर्म होना। बे ऑफ बंगाल यूजुअली अगर आपने नोटिस किया होगा अरेबियन सी से ज़्यादा गर्म होता है, रिजल्टेड इनटू सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बट एक बार इस साल एक थोड़ा सा अनयूजुअल सा कंडीशन हमें देखने के लिए मिला, जहाँ पर जब आप बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिवली अरेबियन सी के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा ठंडा था, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट देखने मिला और इस एरिया में लो प्रेशर और यहीं पर क्रिएट हुआ था साइक्लोन बिपरजॉय। ऑलराइट, सो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक स्टेरॉइड की तरह काम कर देती है ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन। तो हर बार जो वेदर इवेंट होते हैं इनका अपना अपना एक फिनोमिना होता है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिसाइड होता है। हालांकि बहुत सारी बार बातें की जा रही थी कि जो एल नीनो है उसकी वजह से वेदर पैटर्न इस बार डिस्टर्ब होने वाला है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है मॉनसून की उसमें एल नीनो का कितना लेना देना है ये अभी तक पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है पॉपकॉर्न कैटल की कंडीशन, गर्म होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देखेंगे यूजुअली ये क्षेत्र आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है। मार्च के आसपास का जब रीजन आना शुरू होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाला जो सिस्टम होता है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से आपको पता है जब सराउंडिंग एरियाज़ में हाई प्रेशर हो तो विंड्स ट्रैवल करती हैं फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर, और जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं। एक्सिस रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इस बार जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसका जो टेम्परेचर था इट वॉज
अरेबियन सी का अगर हम बात करें, सो इट वाज 1.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल देन यूजुअल हमें देखने मिला, विच मीन्स यहाँ पर भी एक्सट्रीम लो प्रेशर की कंडीशन हमें देखने के लिए मिल गई थी। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें IMD के हिसाब से, तो इस बार की जो कंडीशन है ये आई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जो सिचुएशन है, जो आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने मिल रही है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगहों पर, ये कारण है मॉनसून का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इंटरेक्ट हो जाना। ओके, दोज हु हैव नो आइडिया अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, या इसे आप लो प्रेशर सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन से और ये ट्रैवल करता है, मिडिल ईस्ट को क्रॉस करेगा, ईरान को क्रॉस करेगा, और यहाँ से जितनी भी वेदर कंडीशन है ये लेकर आएगा कहाँ, आपके इंडिया में। सो मेडिटेरियन सी को ये क्रॉस करना चालू करेगा, कैस्पियन सी वगैरह से होता हुआ आएगा अफ़गानिस्तान, ईरान, फिर यहाँ से एंटर होगा पाकिस्तान में, और जितना क्षेत्र है इंडिया का, आप अगर ऊपर के पूरे क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मेडिटेरियन सी से उठकर आता है, जो लो प्रेशर साइक्लोन होता है, लो प्रेशर विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मिल गई मॉनसून के साथ, जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो इंडिया में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ऑलराइट, यूजुअली अगर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो इसकी पीक हमें देखने मिलती है जनवरी और फरवरी के आसपास, और मिनिमम इफेक्ट इसके हमें देखने मिलते हैं मॉनसून मंथ में। लेकिन इस बार जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये इस बार स्ट्रॉन्ग हो गया वेस्टर्लीज जेट की वजह से, और जो रेनफॉल है उसका एक एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए मिला इंडिया में। और यही कारण है कि हमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिले थे। जिनको लैंडस्लाइड्स के बारे में नहीं पता है, ये एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे जो मास है, जो रॉक्स हैं, जो डेब्रिस हैं, वो सपोज़ एक रॉक पर हैं और ये डाउन स्लोप हो जाएंगी, इसको ही अर्थ डाउन स्लोप या फिर मास वेस्टिंग भी बोला जाता है। लैंडस्लाइड बेसिकली मास वेस्टिंग का ही एक टाइप है, जो डिनोट करता है किसी भी डाउन स्लोपिंग मूवमेंट को। डाउन स्लोपिंग मूवमेंट किसका जी, ये सॉइल का भी हो सकता है, ये रॉक का भी हो सकता है। किस वजह से हो रहा है? यस, क्योंकि ये नीचे की तरफ पुल हो रहा है, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ओके, सो देयर आर 3 वर्ड्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। 1 इज़ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, सेकंड इज़ द मॉनसूनल विंड, एंड थर्ड इज़ द लैंडस्लाइड। देखिए, इसी के साथ एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है जो आपको अगले पेजेस पे देखने मिलेगा, जहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैन मेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से भी आप देखेंगे जो डिज़ास्टर है हिमाचल प्रदेश के एरिया में, स्पेशली लैंडस्लाइड का, ये बढ़ गया है। कारण क्यों? बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाना, अनस्टेबल कंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए बनना, जिसकी वजह से जो रेन रिलेटेड इवेंट थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड की सिचुएशन क्रिएट कर दी। सो जितने भी कंस्ट्रक्शन आपको आसपास देखने मिलेंगे, ये पूरे यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, ये मणिकर्णिका चंडीगढ़ हाईवे का एक एरिया है जो फ्लड की वजह से पूरी तरीके से डिवास्टेटेड हो चुका है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए, एनवायरमेंटल रिपोर्ट एक यहाँ पर रिलीज़ हुई थी 2022 में, जिसमें बहुत क्लियरली बताया गया था कि जब आप हिमाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, विच मीन्स यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर के साथ साथ अगर ह्यूमन मेड कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से प्लेट्स का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और एल्स यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं अगर उनको डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, लाइक लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, सॉइल इरोजन जैसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमें देखने के लिए मिल सकती हैं, और जिस बात को इग्नोर किया गया इस रिपोर्ट को, और रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आगे अगर हम बात करें, देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन आपको एक शब्द है जिसके बारे में पता होना चाहिए, DRR। ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है डिज़ास्टर के जो रिस्क होते हैं उनको सिस्टमेटिकली या टाइमली एफर्ट्स के साथ इनको रिड्यूस करना। तो इनको यूजुअली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्री एंड पोस्ट कैटेगरीज। ओके, लेट मी राइट दीज हियर। जब हम प्री डिज़ास्टर रिडक्शन की बात करते हैं तो पहला हम बात करेंगे मिटिगेशन।
सो प्री में हमें दो देखने के लिए मिलेंगे, दैट इज़ द मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना जो इम्पैक्ट है, रिस्क हज़ार्ड जो हो सकते हैं प्रोएक्टिव मेजर्स के थ्रू किसी भी इमरजेंसी या डिज़ास्टर होने के पहले। दूसरा है प्रिपेयर्डनेस, ऐसे स्टेप उठाना जहाँ पर जो डिज़ास्टर अगर कभी होता है तो उसके लिए क्या टाइमली इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या रिड्यूस करने के लिए इस तरीके के डिज़ास्टर को जो कदम उठाए जाते हैं वो प्रिपेयर्डनेस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज़ द पोस्ट डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें आपको 3R रेस्क्यू, रिलीफ और रिकवर के बारे में जानकारी मिलती है। रेस्क्यू का मतलब प्रोवाइड करना, वार्निंग, एवैक्यूएशन करना, सर्च करना, रेस्क्यू करना, इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। रिलीफ मान के चलिए कोई जो कम्युनिटी है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जो इस तरीके के डिज़ास्टर का शिकार हो गया, उन्हें रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड कराना, फूड पैकेट्स पहुंचाना, वाटर, मेडिसिन, टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें पोस्ट डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में आती हैं। थर्ड इज़ द रिकवरी, जिस जगह पर ये सारी के सारे डिज़ास्टर हुए हैं उस रिकवरी को यहाँ पर उस डैमेज को यहाँ पर रिकवर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना, रिपेयर करना और डैमेज कॉज होने वाली कंडीशंस को दूर करना। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि इंडिया में अगर आप बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है। येस, इट इज़ दी NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करते हैं कौन, नन अदर देन बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक अपेक्स बॉडी है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है। NDMA को सेट किया गया था एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू, जहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी मैंडेट्स हैं उसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। NDMA के पास वो सारे पावर होते हैं जहाँ पर ये ऑथराइज़ करती हैं डिपार्टमेंट्स या अथॉरिटीज़ को, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट या जितने भी प्रोविज़न हैं, चाहे डिज़ास्टर सिचुएशन से निपटने के लिए, रिलीफ या रेस्क्यू के लिए, ये सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए काम कौन करता है, NDMA। इसी के अंदर एक जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल आपको NDRF यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, विच इज़ दी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जो कि यहाँ पर क्या करता है, जो जिस डिज़ास्टर से रिलेटेड जब भी कोई घटना होगी तो यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ करने का काम कौन करेगा, NDRF आपको करता हुआ दिखाई देगा। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रीड अबाउट दी NPDM, विच इज़ दी National Policy on Disaster Management 2009. It is extremely important. Okay, चलिए moving on to the next article, which is talking about the Chandrayaan 3। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फाइनली इसरो यहाँ पर 14 तारीख को लॉन्च करने वाला है दी लॉन्ग अवेटेड चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। पहले तो प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही आपको एक सेकंड स्टेप दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था वो फेल हो गया था उसके रोवर की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर इसरो ने फिर से डिसाइड किया था कि वो चंद्रयान 3 को यहाँ लॉन्च करेंगे। ओके, आगे अगर हम बात करें तो इसको लगभग मार्क जो लॉन्च व्हीकल इसका रहेगा वो होगा मार्क 3, जिसे हम LVM 3 के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट थिंग एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, 14 तारीख को सतीश धवन स्पेस सेंटर, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। लॉन्चिंग व्हीकल जो होगा वो होगा LVM 3। इसरो के चेयरमैन का नाम भी कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, सो लेट्स सी, इट इज़ दी चेयरमैन S सोमनाथ। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, और उसके पहले जानेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में भी। चलिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, अगर यह आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक सो आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत होगी। देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है जहाँ पर क्या होगा, जो मून का साउथ पोल है, जहाँ तक अभी बहुत ही कम कंट्रीज़ पहुँच पाई हैं, उस साउथ पोल पर इंडिया को अपना ये मिशन यहाँ पर पहुँचाना था। इसी के लिए 2019 में इंडिया ने लाया था चंद्रयान 2 मिशन, हालांकि कुछ रीज़न से वो फेल हो गया। लेट्स सी अबाउट दी चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 मिशन सेपरेटली है। देखिए, चंद्रयान 1 मिशन की अगर हम बात करें तो इसे इसरो ने लॉन्च किया था 2008 में। ये पहला लूनर व्हीकल मिशन था, इसीलिए इसे कई बार लूनर व्हीकल 1 मिशन के नाम से भी जाना जाता है।
इसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था PSLV से, याद रखिएगा PSLV इसका लॉन्च व्हीकल था। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लूनर का जो सरफेस है उसके बारे में स्टडी करने के लिए इसको छोड़ा गया था। इसके कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो ऑर्बिटर और मून इम्पैक्ट प्रोब के बारे में बात की गई थी, और यहीं पर इसका जो फाइंडिंग्स थी उन्होंने कंफर्म किया था कि लूनर के सरफेस पर वाटर की अवेलेबिलिटी है, लूनर केव्स हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं, फॉल्ट और फ्रैक्चर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो लगभग 312 दिन तक ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये एक्टिव हमें देखने के लिए मिला था। हालांकि ये मिशन जिसको एक्सपेक्ट किया गया था कि ये लगभग 2 साल यहाँ पर टिकेगा, ऐसा नहीं हुआ, और सिर्फ 312 दिनों के बाद ये मिशन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स जो आपको कंपैरिजन के लिए चंद्रयान 1, 2 और 3 में काम आएंगे। मूविंग ऑन टू द चंद्रयान 2 अगर हम बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था इट वाज दी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे GSLV या GSLV Mk3 के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए यहाँ पर डिसाइड किया गया था जो लूनर सरफेस है और जो लैंडर रोवर है लूनर साउथ पोल के, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, और यहीं पर जो इसके कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया था वो 3 कंपोनेंट्स आपको देखने के लिए मिले थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ऑर्बिटर के अलावा लैंडर जिसका नाम था विक्रम और रोवर जिसका नाम था प्रज्ञान, वो इसी चंद्रयान 2 मिशन का पार्ट थे। हालांकि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि जो लैंडर था विच इज़ दी विक्रम वो यहाँ पर क्रैश हो गया था, और रोवर बिना लैंडर के, जो कि रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था, वो बिना अपने लैंडर के यहाँ पर सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया। इसके फेलियर होने का कारण था सॉफ्टवेयर ग्लिच, जिसकी वजह से ये जो मिशन था ये फेल हो गया। ऑलराइट, सो ये है इंडिया का पहला मून मिशन विच इज़ द चंद्रयान 1, और ये है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। बहुत अच्छा एक कंपैरिजन चार्ट है, आपके लिए काम आएगा। ऑर्बिटर यहाँ पर 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सरफेस यहाँ पर जाने वाला था, यहाँ पर भी 100 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पर 2 चीज़ों का यूज़ किया गया था, एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको विक्रम लैंडर देखने के लिए मिला था और प्रज्ञान रोवर। यही लैंडर यहाँ पर फेल हो गया था जिसकी वजह से ये मिशन ख़त्म हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ अ डिफरेंस। इसकी एक खासियत रहेगी कि इसने लूनर सरफेस पे पानी के डिस्कवर किया, इसने मैपिंग किया, जिसकी वजह से हमें मून की जो टोपोग्राफी है वो भी पता चली। लेकिन इंडिया का जो सपना था मून के साउथ पोल पर पहुंचने का, वो यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के साथ ही ख़त्म हो गया। हालांकि इंडिया ने यहाँ पर होप नहीं छोड़ी और इंडिया ने डिसाइड किया कि वो मूव करेगा चंद्रयान 3 की तरफ। चलिए समझ लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को डिसाइड किया गया है कि इसे 2023 में से यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि ये जो चंद्रयान 2 का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था साउथ पोल पर जाकर जो उसकी स्टडी है मून की, उसको यहाँ पर एक्सप्लोर करना। यहाँ पर प्रोपल्शन मॉडल, लैंडर और रोवर यहाँ पर लगाया गया है, जिसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका जो लॉन्च व्हीकल है इट इज़ दी LVM-3 आपको दिखाई देगा, जिसे हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के नाम से, या प्रीवियसली इसे ही GSLV Mk3 के नाम से भी जाना जाता था। लूनर साउथ पोल पे जाना इसका एक इम्पॉर्टेंट मकसद है, और इस बार जो इंडिया को इस चंद्रयान 3 मिशन में सपोर्ट करने वाला है इट इज़ दी जापान, जहाँ पर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए जापान यहाँ इंडिया की मदद करेगा, जो कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में आपको देखने के लिए नहीं मिला था। चलिए चंद्रयान 3 मिशन को देख लेते हैं। ये आपके सामने एक बहुत अच्छी सी इमेज है, कैसा काम करने वाला है। चंद्रयान 2 की तरह ही जो कुछ गलती हैं उन्हें अवॉइड किया जाएगा। मिशन यहाँ पर लॉन्च के एक्सपेक्टेड था 2020-21 में, हालांकि 2023-14 जुलाई का दिन डिसाइड किया गया है। GSLV Mk3 जिसे आप देख रहे हैं, जिसको हम LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर इस मिशन को कैरी करने वाला है। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो देखिए हमें इसमें 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। ये कौन से मॉड्यूल हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं।
चलिए, चंद्रयान 3 मिशन को हम देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया 3 मेजर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो है प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। ठीक है, प्रपल्शन मॉड्यूल ये यहाँ पर कैरी करेगा लैंडर और रोवर को, जिसमें कन्फिग्रेशन होंगे कन्फिग्रेशन होगा टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। लैंडर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी सॉफ्ट लैंडिंग की, और जैसा मैंने आपको बताया था पिछले लैंडर का नाम भी विक्रम था, इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम ही होने वाला है। रोवर की बात करें तो ये कैरी करेगा इन सीटू केमिकल एनालिसिस फॉर दी लूनर सरफेस, और रोवर का नाम यहाँ पर आपको पता है, इट इज़ प्रज्ञान। ओके, डेस्टिनेशन क्या है? मून का साउथ पोल। मास की बात करें तो लगभग 3900 किलोग्राम का मास इसका है। लैंडिंग साइट आपको देखने के लिए मिलने वाली है मून का साउथ पोल। मिशन की लाइफ यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये लगभग एक लूनर डे लाइट पीरियड ऑफ रफली 14 अर्थ डेज तक यहाँ पर ये सर्वाइव करेगा। ओके, सो जो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी हैं वहीं आपको यहाँ लिखी हुई दिखाई देंगी। देखिए, यूजुअली चैलेंज क्या हो जाते हैं साउथ पोल के लिए? देखिए, इसके पहले भी जो भी स्पेसक्राफ्ट गए हैं मोस्टली दे लैंडेड नियर द इक्वेटर रीजन ऑफ द मून। कुछ डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ के बीच में आप देखेंगे लूनर इक्वेटर के आसपास ये पहुँचते हैं। बेसिकली लैंडिंग नियर द इक्वेटर इज ईजियर एंड सेफर ड्यू टू हॉस्पिटेबल टेरेन। स्मूथ सरफेस है, स्टीप स्लोप्स की कमी है, बहुत अच्छे से सनलाइट यहाँ पर मिल जाती है सोलर पावर इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए। लेकिन जब साउथ पोल की बात की जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन हमें देखने मिलता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एरिया ऊपर नीचे है, एक तरीके से आपको यहाँ पर परमानेंट शेडो दिखाई देती है, और यही जो मून का साउथ पोल है इस पर कभी भी आपको सनलाइट नहीं दिखाई देगी। सो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें साउथ पोल पर जाना क्यों है, तो देखिए सबसे पहली बात वाटर रिसोर्सेज, वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, साइंटिफिक डिस्कवरी, साउथ पोल जो है उस से रिलेटेड जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी चीज़ें अभी तक किसी को पता नहीं चली हैं उनको पता लगाना, साथ ही अर्थ की अपनी एक हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में भी पता लगाने के लिए ये मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान 3 में जैसा मैंने आपको बताया लैंडर, रोवर और प्रपल्शन मॉडल, आपको ये पूरा का पूरा जितना भी डेटा है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपको हमारे PDF में मिल जाएगा, दैट यू विल फाइंड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो गो एंड ज्वाइन इट, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, अब देखिए चंद्रयान मिशन इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके लिए खास बात समझिए, यहाँ पर ग्लोबल कोलैबोरेशन भी हमें देखने मिलेगा। इसरो और नासा ने इसके पहले भी आप देखेंगे तो ल्यूपेक्स को यहाँ पर अंजाम दिया। ल्यूपेक्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया, जो कि एम कर रहा है लैंडर और रोवर को मून के साउथ पोल पर भेजने के लिए 2024 में। टेक्निकल एडवांसमेंट है, नेविगेशंस को यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट इस बार जापान इज़ गिविंग फुल सपोर्ट टू दिस मिशन। अलॉन्ग विद दैट जो क्रेटर्स हैं उनकी लोकेशन क्या है, जो सनलाइट जिनको रिसीव नहीं होती उसके बारे में पता लगाना, जो शेडो साइड्स हैं वो कोल्ड हैं, हाइड्रोजन को होल्ड करती हैं, वाटर कंडीशन क्या है, आइसिंग कंडीशन क्या है, इन सभी के बारे में भी जानकारी लेना। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि बाकी सब तो ठीक है मैडम, ये पूरा जो मिशन है ये कॉमन लोगों को, आम आदमी को, आपको और हमें क्या सहायता करने वाला है? देखिए, स्पेस मिशन इस तरीके के जो होते हैं ये पब्लिक गुड के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। एक आपकी कंट्री, एक सबसे पहली बात तो एक एलीट ग्रुप का पार्ट बन जाएगी, जिसकी वजह से आपकी कंट्री के पास बहुत सारा नॉलेज होगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, अलग अलग सैटेलाइट्स यहाँ पर लगाई जा सकती हैं, रिजल्टेड इनटू व्हाट, एक सिटीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है वेदर प्रिडिक्शंस का अच्छा होना, मरीन रिसोर्सेज का असेसमेंट लगाना, एस्टिमेशन लगाना फॉरेस्ट कवर के बारे में, कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, डिफेंस की कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। सारी कंट्री को आवश्यकता होती है ऐसी टेक्नोलॉजी की जो फ्यूचरिस्टिक हो, इमीडिएट हो, रिलेवेंट हो और अलग अलग क्षेत्रों में कारगर हो। स्पेस टेक्नोलॉजी उसी में से एक पार्ट हो जाता है जो कि आपकी कंट्री को बाकी कंट्रीज़ के बराबर खड़े करने का काम करता है, साथ ही एनहांस करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोगों का एंगेजमेंट, इंडिया का प्रेस्टीज बढ़ेगा, लोगों का एंगेजमेंट होगा और स्टेम जैसी जो विषय हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में।
जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। हुआ क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि यहाँ पर जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास पहुँच चुका है। इस पे एक लीगलाइजेशन या फाइनली इस पे एक सिग्नल मिल गया है कि ये क्या कर सकता है, इसको आगे लेकर जाया जाएगा। हालांकि अभी भी लेकर इसको बहुत सारी डिबेट हैं जो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। इसको समझने के पहले हमें जानना ज़रूरी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो रेगुलेट करता है डिफॉरेस्टेशन को कंट्री के अंदर। ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके की ऐसी फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ जिसे गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बिना यहाँ पर किया जाएगा। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने की भी बात करता है और उनको इन्हांस करने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बारे में भी बात करेगा। फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाते हैं नेचर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरीके का पहला जो ड्राफ्ट है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया था, जिसे 1927 के साथ बाद में रिप्लेस कर दिया गया। इसी के बाद आप देखेंगे ये बहुत ही एक तरीके से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे लेकर आया था तो ये कहीं ना कहीं उनके अपने या कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए था। बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, हमें फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर आना होगा। और उसी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एनफोर्स किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस 1980 में, which was later replaced by the various section of the previous Forest Conservation Act। और यहाँ से फाइनली हमारे सामने एक नया एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अब देखिए, अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है इंटीग्रिटी, इंडिविजुअलिटी एंड टेरिटरी ऑफ द फॉरेस्ट। पहली चीज़, रिप्लेनिश करना फॉरेस्ट को, प्लांटिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को एनकरेज करना, ग्रोथ को फॉरेस्ट की हमारी कंट्री के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के डिक्लाइन होने को रोकना, कंजर्वेशन एफर्ट्स लाना जहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व, ग्रेजिंग लैंड्स, स्पेसेस फॉर बिल्डिंग, रेसिडेंशियल यूनिट, एग्रीकल्चर लैंड, इन सभी को यहाँ पर प्रिवेंट करना ताकि जो कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स हैं वो लेकर आगे बढ़ा जा सके। साथ ही ये बात करता है, ये सेंटर को एम्पावर करता है किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट जो कहीं ना कहीं लीगली बाइंडिंग कंडीशन पे भी है उन्हें रिजेक्ट करने का भी जो अधिकार है वो किसे दे देता है, सेंटर्स को दे देगा। ये एक तरीके का प्रोसेस है, अप्रूवल फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड कम्युनिटिव एफर्ट्स, along with that final diversion order by the state government or the UT concerned which authorize use of the forest land for intended purpose and hands over the lands to user agencies। ओके, अगर हम इसकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो देखिए ये एक एडवाइजरी कमेटी में भी फॉर्म्ड ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर एडवाइस दी जा सके जितने भी फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक एब्सोल्यूट पावर होल्ड करती है जैसा मैंने आपको बताया, ताकि ये कैरी कर सकते हैं उन सारे लॉज को जो कि इस एक्ट के अंदर आते हैं। ये एक्ट स्टेट करता है एनीबडी फाउंडिंग वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज लायबल फॉर पेइंग दी पेनल्टी। अब मेन गोल क्या है, देखिए मेन गोल यही है कि फॉरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद इसमें समय समय पर कुछ डिफरेंट आपको देखने मिलेंगे, कुछ चेंजेस आए, कुछ अमेंडमेंट हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए इसी के साथ एक बड़ा सवाल आ जाता है कि इस तरीके की चेंजेस की आवश्यकता क्या है या क्या अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी। इसको समझने के लिए हम इसको वन बाय वन एक एक पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी दोज नीड्स। पहली बात तो इंडिया में अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर का यहाँ पर ग्रोथ बढ़ गया है जिसको रिकॉर्ड किया गया है अलग अलग जगह पर। इसी के अलावा अगर आप बात करें तो एक मार्जिनल इंक्रीज़ हमें देखने के मिला है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में। अलॉन्ग विद दैट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का अपना एक कमिटमेंट है कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है, 33% इंक्रीज़ करेगा अपने फॉरेस्ट एरिया में और साथ ही कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन टू 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इस तरीके से यहाँ पर ख़त्म करने का काम करेगा, जो कि इंडिया का एक गोल है, एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इट
It is tree cover in the orchards, plantation, village, homestead, and has been on the rise and supplementing India's claim that 24% of its area is under forest and tree cover itself. Along with that, if we'll say नीड क्या है, अमेंडमेंट की आवश्यकता क्या पड़ गई। देखिए, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रिवोक किया कि वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, और वो बहुत सारे जो इंसेंटिव प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री हैं या ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए परफेक्ट नहीं बैठता। इसीलिए 2019 से 2021 के बीच में इंडिया ने नोटिस किया कि इंडिया के पास 1540 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर यहाँ पर आया है, जो कि 1509 स्क्वायर किलोमीटर जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे यहाँ पर ज़्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया को आवश्यकता है कुछ नए रूल्स की, कुछ नए रेगुलेशंस की, जिसे इस अमेंडमेंट में देखा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई अमेंडमेंट के लिए क्या बातें की गई हैं। देखिए, नया अमेंडमेंट जो है फॉरेस्ट एक्ट का, ये एक ऐसा इंसेंटिव यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करता है जो कि कहीं ना कहीं लिमिट देखने मिली थी हमें 1996 के जजमेंट में। यहाँ पर ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑन दी आफ्टर 1980 वुड इन्वोक द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी ऑल दिस थिंग इज रिटन हियर। जो फॉरेस्ट लैंड अथॉरिटी है बाय द स्टेट फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज बिटवीन 1980-1996 वुड नॉट इन्वोक प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। Along with this amendment also allow the forest land up to 100 kilometer near the India's border to be appropriated without central approval for strategic and security purpose, जो कि इसके पहले तक allow नहीं था। All right? अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले जो प्राइमरी क्रिटिसिज्म है, इट इज़ दैट अमेंडमेंट डू नॉट रियली कंट्रीब्यूट टू रीजनरेटिंग नेचुरल प्रोसेस, रादर ये इंसेंटिवाइज करने की बात कर रहे हैं अफॉरेस्टेशन फॉर द कमर्शियल एंड। नेक्स्ट इज दी, कहीं ना कहीं जो कंसर्न है वो डाइल्यूटेड है। कुछ क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर देखने मिलेंगे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1996 जो मैंने आपको बताया, गोदवर्मन केस जजमेंट, जो इसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, दे माइट लुक गुड इन थ्योरी, बट एक्सपेक्टिंग उनसे जो लगाई जा रही है, जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है एक परमानेंट कार्बन स्टॉक की, वो विशफुल होगा। कार्बन क्रेडिट किस तरीके से काम करेंगे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, और इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमें हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे बायोडाइवर्सिटी एरिया, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे भी देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसे यहाँ पर UNDP की स्टडी हुई है, जिसके साथ पता चला है कि 415 मिलियन इंडियंस बाहर निकल कर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इन दी लास्ट 15 ईयर। देखिए, टोटल 415 मिलियन पीपल हैं, दे मूव्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया विद इन 15 ईयर्स। 2005-6 से लेकर 2019-21 के बीच का ये डाटा है, जिसको प्रेजेंट किया है UNDP ने, और इससे पता चला है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे रिलीज़ करता है UNDP, इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसे OPHI भी बोला जाता है, ये एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये दोनों मिलके इस डेटा को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज़ करने का काम करते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस हमें देखने के लिए मिला है। चलिए बात कर लेते हैं इस डायमेंशन के बारे में। देखिए, ये एक इंडेक्स होता है जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो मेजर करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को अक्रॉस दी मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्री। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 2010 में बाय दी OPHI एंड दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द UNDP। MPI मॉनिटर करता है ऐसे डिप्रीवेशन को, लगभग 10 इंडिकेटर और 3 सेक्शन में, जहाँ पर आपको हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने मिलेंगे। इनके अंदर क्या क्या कंडीशन है, लगभग 10 से ज़्यादा इंडिकेटर्स इनके अंदर हमें देखने मिलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। आगे अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में ही
कोई भी व्यक्ति मल्टी डायमेंशनली पुअर कहा जाएगा इफ़ ही और शी इज़ डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर, मतलब 33% या उससे ज़्यादा किसी भी इंडिकेटर में अगर वो नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा व्यक्ति एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या कहलाएगा, डिप्राइव कहलाएगा। ये इंडेक्सेस में क्या क्या चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, देखिए हम इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट विल सी द हेल्थ, एजुकेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ में अगर हम बात करें तो हमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलेसेंस मोर्टैलिटी और एंटीनेटल केयर के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। एजुकेशन की बात करें तो किसी भी बच्चे की ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है और कितना स्कूल को उसकी स्कूल अटेंडेंस कितनी है, इसको यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो कुकिंग फील्ड है कि नहीं है, हाउस होल्ड के पास कुकिंग किस तरीके से खाना बना रहे हैं, फ्यूल से बना रहे हैं, झाड़ियों से बना रहे हैं, काउडंग का यूज़ कर रहे हैं, चारकोल या कोल का यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। देन सैनिटेशन की कंडीशन क्या है, क्या किसी भी घर में यहाँ पर सैनिटेशन की फैसिलिटी है या नहीं, अगर है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इसको भी यहाँ पे देखा जाता है। ड्रिंकिंग वाटर की बात किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के 30 मिनट के एरिया में या फिर उसके वॉकेबल, उसके घर से अगर वो निकल रहा है तो 30 मिनट के क्षेत्र में पानी की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ है या नहीं है, इसको भी यहाँ पर मेजर किया जाता है। देन दी इलेक्ट्रिसिटी, कितने घर हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, देन किन के पास घर है, घर अगर है तो वो किस मटेरियल से बना हुआ है, जो छतें हैं, दीवारी हैं, ये सभी क्या ऐसे घास झाड़ फूस से बनाई गई हैं या पक्के मकान यहाँ पर लोगों के पास है। असेट की बात करें कि हाउस होल्ड के पास क्या एक से ज़्यादा असेट है, लाइक रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, मोटर बाइक्स, रेफ्रिजरेटर, या वो कार या ट्रक ओन करते हैं या नहीं। इसके अलावा बैंक अकाउंट, क्या जो मेंबर्स हैं किसी भी घर के परिवार के, उनके पास अपना पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी बैंक में उनके पास कोई अकाउंट है या नहीं। इन सारे डायमेंशंस पर यहाँ पर मेजर किया जाता है, इन 12 इंडिकेटर्स पर किस चीज़ को, आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। सो डायमेंशन आपको 3 देखने मिलेंगे, इंडिकेटर कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंडिकेटर, 3 डायमेंशन जो किसके बारे में बताते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। रिलीज़ कौन करता है, इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है और इसको डेवलप किया जाता है बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसका नाम है OPHI, दैट यू हैव ऑलरेडी सीन हियर, एंड द UNDP विच इज़ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलराइट, इंडिकेटर है, आपको ये सारी की सारी बातें आई गेस क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट फ्रेंच लॉन्ग रेंज मिसाइल रीचेज यूक्रेन। इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। देखिए फ्रांस ने ऑलरेडी बना लिया है अपना स्काल्प, जिसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, जो ये रिलीज़ करने वाले हैं कहाँ पर, यूक्रेन में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं स्काल्प के बारे में। ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है यही स्काल्प है। स्काल्प या जिसे स्टॉर्म शैडो भी बोला जाता है, ये एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ अटैक मिसाइल है, जिसे ऑफर किया जा रहा है बाय द फ्रांस बेस्ड MBDA सिस्टम। यूजुअली इसे लॉन्च किया जा रहा है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं UK या फ्रेंच की वहाँ पर, लेकिन फाइनली ये अपना ये जो स्काल्प है इसको देने वाले हैं यूक्रेन को अगेंस्ट दी रशिया। ये जो सिस्टम है स्टॉर्म शैडो, ये एंगेज करता है, टारगेट करता है प्रिसाइसली एनी वेदर कंडीशन, दिन हो या रात हो, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी भी हो, ये जो स्टॉर्म शैडो है या स्कैल्प है ये किसी भी जगह पर बहुत आसानी से चल सकता है। ये लॉन्ग रेंज लो एटीट्यूड कंबाइंड यहाँ पर सबसोनिक स्पीड आपको इसमें देखने मिलेगी। स्टॉर्म शैडो यहाँ पर ये मिसाइल इस तरीके से काम करती है। इसकी सर्विसेज को इसके पहले भी जो एयर फोर्सेज हैं इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर, UAE इसको पहले भी इसका इस्तेमाल कर चुकी हैं। इसी को ब्लैक शाहीन के नाम से भी जाना जाता है UAE एयर फोर्सेज सर्विसेज के अंदर। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।